हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी का पहला टॉपिक जो है सेल इंजरी। सेल एंड इंजरी, ओके। सेल का मतलब आप समझते हैं, है ना, बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो हमारी बॉडी की होती है। और इंजरी, उसे क्या क्या चीजें कैसे कैसे नुकसान पहुंचाती हैं वो हम इसमें देखेंगे। ऑलराइट। तो कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि ये जो कॉस्मेटिक्स के जो ऐड आते हैं उसमें बार बार एंटीऑक्सीडेंट क्या लिखा था, और वो बार बार बोलता है कि विटामिन सी एनरिच्ड है हमारी क्रीम, हमारी सनस्क्रीन, हमारे लोशंस। और जब भी कोई डाइटरी सप्लीमेंट का ऐड आता है उसमें बोलते हैं कि सुपर फूड्स खाओ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं। इतना न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो कभी सोचा आपने? और कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम ज्यादा पीसीएम खाएंगे, डोलो जैसे हो अक्सर, है ना, कॉमन ब्रांड है, और हम बहुत ज्यादा खा लेंगे तो हमें कैसे इंजरी होगी हमारी किडनी, हमारे लिवर को? और कभी आपने ये सोचा है कि हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक, ये प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है ना, माइक्रो लेवल पे या सेलुलर लेवल पे ये प्रॉब्लम्स कैसे शुरू होकर इतना बड़ा रूप ले लेती हैं? और क्या आपके ब्रेन ने कभी ये सोचा है कि एल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे ओल्ड एज रिलेटेड इश्यूज अब इतने जल्दी जल्दी क्यों होने लगे हैं, है ना, अर्ली एज में, और इनसे बचा कैसे जा सकता है? और भी बहुत सारी चीजें जैसे कैंसर थेरेपी, लैब टेस्ट आप कराते हैं इसमें, जैसे एल टी एस टी एल एफ टी में भी सारी चीजें आती हैं, ट्रोपोनिन, है ना, कार्डियक टेस्ट होते हैं। इनका मतलब क्या होता है? फीवर और इन्फ्लेमेशन क्यों होती है हमारी बॉडी में? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से डायरेक्टली हमारे सेल्स कैसे इंपैक्ट होते हैं? हम बूढ़े क्यों होते जाते हैं? और ये एंटी एजिंग क्रीम्स वाला क्या इशू है, क्या ये वर्क करती हैं या नहीं करती हैं? तो एक्चुअली एजिंग किसे बोलते हैं? ओके। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे होता होगा? क्या सब लोग एक दूसरे को ऑर्गन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? दे सकते तो क्यों दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते? नेक्स्ट, हम ड्रग की टेस्टिंग कैसे करते होंगे? जब ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी में और इफेक्ट्स भी आते हैं तो हमें पता कैसे चलता हो? एक्सरसाइज का हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट है, और जो इन्फेक्शन और इम्यूनिटी का खेल है ये कैसे चलता है? तो ये सारी हमारी डेली लाइफ की क्वेरीज शुरू होती हैं एक छोटे से टॉपिक से जिसका नाम है सेल इंजरी। अगर इतने सारे सवाल आपके दिमाग में हैं तो जरूर आप लोग इस वीडियो को देखो। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए सेल इंजरी। ये सब कुछ सेल से स्टार्ट होता है यार, है ना। अगला, नॉर्मल सेल क्या क्या काम करता है और होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन रखता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे एक बैलेंस तरीके में हमारा सेल रहता है, ये हम होम्योस्टेसिस में देखेंगे। हमारा सेल इंजर्ड होता है, पर कब हम ये बोलते हैं कि इंजर्ड हो चुका है? उसे इंजर्ड करता कौन है, कौन कौन से एजेंट्स हैं, अब किस किस तरीके से हमारे सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, मैकेनिज्म। क्या सेल इंजर्ड होता है तो मर जाता है, या इंजरी तो वापस ठीक भी हो जाती है? देखेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। अगर सेल में इंजरी होती है तो कुछ चेंज आते हैं सेल में, तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि सेल की शक्ल वगैरह कुछ बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये देखेंगे। और अगर इंजरी बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या सेल मर जाएगा, मरेगा भी तो किन किन तरीकों से मरेगा, है ना। तो उसके बाद डिफरेंस, ये जो तरीके हैं सेल के मरने के उनमें, और कुछ स्पेशल टॉपिक्स, ओके, और उनका एग्जाम से कोरिलेशन या रियल लाइफ से ना क्लिनिकल कोरिलेशन हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी सेल, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द सेल इंजरी? क्योंकि सारे के सारे डिजीजेस हमारे शुरू होते हैं एक सेलुलर लेवल से, है ना, चाहे वो हमारे हार्ट को लेके हो, ब्रेन को लेके हो, इन्फेक्शन हो लंग्स में, फैटी लिवर हो, या फिर किडनी की कोई इंजरी। तो ये बेसिकली स्टार्ट होगा एक पर्टिकुलर सेल से, जैसे नेफ्रॉन से, है ना, हेपेटोसाइट से, कार्डियक सेल से, है ना, नेफ्रॉन से, न्यूरॉन से, ठीक है। तो जैसे हमारे हार्ट में कार्डियक सेल्स अगर डेथ होने लगे, है ना, इसी में डेवलप होने लगे, तो आगे चल के एमआई में मैनिफेस्ट करेगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगेगी और आगे चल के स्ट्रोक में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। इनकी पर्टिकुलर एरिया ब्रेन का काम नहीं करेगा, या तो सेंसरी लॉस होगा या मोटर लॉस होगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोब इफेक्ट, ठीक है। इन्फेक्शंस, है ना, लंग्स में हमारे बैक्टीरिया वायरस की वजह से, है ना, इंजर कर सकते हैं हमारे, है ना, एल्वेलाइज को। और फैटी लिवर जैसी चीजें, है ना, ग्रेजुअल इन्फ्लेमेशन से होने वाली चीजें हमारे लिवर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ठीक है। सेम गोज विद नेफ्रॉन्स। तो कहीं ना कहीं सेल के बारे में जब हम जानकारी लेंगे किसी भी ऑर्गन के, तो हमें ओरिजिन ऑफ डिजीज के बारे में अच्छे से पता चलेगा, है ना। उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी बायोकेमिकल नेचर जानने का मौका मिलेगा जब हम सेल इंजरी पढ़ेंगे, और उससे होने वाले, है ना, जो भी उसके मैकेनिज्म है वो हम जान पाएंगे, और ये भी जान पाएंगे कि इस पर्टिकुलर एजेंट से अगर हमारे सेल्स को नुकसान पहुंच रहा है तो क्या हमारे सेल रिकवर करेंगे या मर जाएंगे। ये और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। डायग्नोसिस में, है ना, डायग्नोसिस में जो मॉलिक्यूलर लेवल की हमें पैथोलॉजी पता हो, ये चेंजेस आते हैं हमारे सेल में, तो हम, है ना, जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है उनमें क्या क्या हमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे हम ये भी पता कर सकते हैं। साथ में जब इतना सारा नॉलेज हमें हो जाएगा तो प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट भी हम आगे कर सकते हैं। नॉर्मल सेल वो आगे चल के हो जाता है स्ट्रेस से हार्मफुल एजेंट आने से सेल इंजर्ड, फिर सेल डेथ, फिर एक टिश्यू या ऑर्गन जो भी उस सेल से रिलेटेड है उसमें डिसफंक्शन होता है और ये मैनिफेस्ट करता है एज अ डिजीज। तो डिजीज को जानने की सबसे पहली सीढ़ी है सेल इंजरी को समझना। उससे पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल सेल के फंक्शंस क्या हैं। ये बेसिक जानकारी तो आपको होगी ही कि नॉर्मल सेल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये फिर भी देख लेते हैं एक बार, है ना। मेटाबॉलिज्म, यस, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारा सेल परफॉर्म करता रहता है। इसको यूज करके एनर्जी को यूज करके और एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें हमारे सेल्स की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपीस, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है ना। राइबोसोम जो हमारे होते हैं वो क्या सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स का, ठीक है। अभी प्रोटीन्स आगे चल के एंजाइम फॉर्म में, ट्रांसपोर्टर के फॉर्म में, हर जगह काम आते हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उससे अंदर या बाहर,
क्या है ना, बहुत सारे आयन के एक्सचेंज करने में हमारा सेल इतने सारे काम करता है ताकि आयनिक बैलेंस बना रहे। ग्रोथ एंड रिपेयर भी करता है, अपने साइज नंबर और उसका डीएनए या कोई और सेलुलर स्ट्रक्चर डैमेज हो उसको रिपेयर भी करता है सेल। ठीक है, वन टू वन कम्युनिकेशन भी करता है बाकी सेल से, ताकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जाए। जैसे सेक्रेटरी फंक्शनिंग है तो वो होनी चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन भी करता है। होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है, यानी कि मेंटेन करता है अपना स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। कैसे? रेगुलेट पीएच, आयन बैलेंस, वाटर बैलेंस, टेंपरेचर को बैलेंस करना। ठीक है, डिफेंसेस है ना, प्रोटेक्ट करता है खुद को है ना, किससे? है ना, इंजरी से, इन्फेक्शन से, हार्मफुल एजेंट से, डीएनए रिपेयर करके एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को इनिशिएट करना। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस जैसे कि है ना, हमारे नर्व सेल के होते हैं कंडक्शन का, मसल सेल का कॉन्ट्रैक्शन का, ग्लैंडुलर सेल्स का सेक्रेशन का। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी हमारे सेल परफॉर्म करते हैं। और सेल इंजरी के दौरान ये सारे फंक्शंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना, चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है सेल इंजरी। तो अगर मैं आपको बताऊं, एक ओवरऑल व्यू दूं कि सेल इंजरी से होता क्या है ना, सबसे पहले क्या होता है, कोई ना कोई कारण आता है जिसकी वजह से सेल में इंजरी डेवलप होती है। चाहे वो इन्फेक्शन है, टॉक्सिन या ड्रग्स हैं, ड्रग्स पॉइजन भी हो सकते हैं, मेडिसिन भी हो सकती हैं जो एक्सेसिव लंबे टाइम तक यूज की गई हो, है ना, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, वगैरह वगैरह। फिजिकल एजेंट्स हो, जैसे बहुत ज्यादा सर्दी, गर्मी, रेडिएशन, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक, ये सारे फिजिकल एजेंट्स हैं जिस वजह से सेल इंजर्ड हो सकता है। राइट। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, हमारे शरीर को बाहर से आने वालों ऑर्गेनिजम्स की जरूरत नहीं है ना, इंजरी करने के लिए खुद ब खुद हमारा सेल खुद को डिस्ट्रॉय करने में भी सक्षम है, उसी को हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीजेस। एलर्जिक रिएक्शंस, तो ये सारी चीजें भी इम्यून रेस्पॉन्स के थ्रू हमारे सेल को इंजर्ड कर सकती है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, है ना, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, किसी भी डेफिशिएंसी होने से हमारे सेल में इंजरी हो सकती है डेफिनेटली। या फिर जेनेटिक डिफेक्ट्स, है ना, इनहेरिटेड कंडीशंस, है ना, फेमिलियल कंडीशंस, है ना, तो अगर है ना जीन में कुछ चेंजेस होने की वजह से भी सेल इंजरी आगे मैनिफेस्ट हो सकती है। सेल इंजरी जो हमारा बोल रहे हैं वो ठीक कैसे है, ओवरव्यू देखते हैं। है ना, इंजूरियस एजेंट आया, ये सारे इंजूरियस एजेंट है ना, इनमें से कुछ भी आया और इन्होंने सेल में स्ट्रेस डेवलप किया। स्ट्रेस यानी कि या तो हाइपोक्सिया किया या सेल के एटीपी बनने बंद करवा दिए। ठीक है, और भी मैकेनिज्म है पर बेसिक मैकेनिज्म ये है। ठीक है, ये ऐसी चीजें कुछ करते हैं इंजूरियस एजेंट आके, और इसकी वजह से सेल की जो फंक्शनिंग है, चाहे वो कैल्शियम आयन एक्सचेंज हो, है ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हो, है ना, उसका पीएच में इम्बैलेंस हो, या कोई और एंजाइम का एक्टिवेशन हो, ये सारे सेल के अंदर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल में इंजरी क्रिएट हो जाती है। अब इंजरी कैसे भी हो सकती है, चाहे वो इरिवर्सिबल हो चाहे वो रिवर्सिबल टाइप। ओके, तो कुल मिला के सेल में ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिले, और उसके बाद क्या शुरू हो गया, उसके बाद वो हमारा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म स्टार्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कैल्शियम इंटरेस्ट, डीएनए डैमेज, प्रोटीन मिसकोडिंग। तो सेल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनमें डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई, और उसकी वजह से सेल की मोर्फोलॉजी और फंक्शनल एस्पेक्ट दोनों ही चेंज होने लग जाते हैं, है ना, चाहे वो इन्फ्लेमेशन आए, नेक्रोसिस हो, फाइब्रोसिस हो, एट्रोफी हो, मेटास्टेसिस। ठीक है, आगे चले कुछ भी हो सकता है। खैर, ये दोनों तो सेल एडेप्टेशन होते हैं, है ना, और ये बाकी है ना, ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। और इसके बाद आता है क्या, हाँ, ये सारे सेल कि बहुत ज्यादा सेल में अगर ये होने लगे तो टिश्यू में होगा, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में होगा, तो उस ऑर्गन से रिलेटेड हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे नॉर्मल पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन के साइन, ऑर्गन से स्पेसिफिक लक्षण जैसे चेस्ट पेन होने लगा, जॉन्डिस, ब्रेथलेसनेस, है ना, अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से। और यही हमें है ना इन इन्वेस्टिगेशंस में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं तो इस वजह से हमारा ऑर्गन फेल भी हो सकता है, कोई डिसेबिलिटी या डेथ भी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं, शुरुआत कॉज से स्टार्ट हुई और खत्म साइन एंड सिम्टम पे होगा। ये पूरी जो जर्नी है हमारी पैथोलॉजी की, इसमें सेल इंजरी कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, सेल टिश्यू डैमेज होने लगे, फिर क्लिनिकली मैनिफेस्ट हुए और हमें हो गया डिजीज। राइट, इस सेल डिफरेंट इंटरेक्शन करते हैं, और बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, सबके अपने अपने काम है, और जब ये इम्बैलेंस आते हैं तो सेल डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ता रहता है। ओके, अब आता है डेफिनेशन पे। सेल इंजरी क्या होती है, ये एक स्टेट है जिसमें सेल फेल हो जाता है अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने पे। और स्ट्रक्चर से भी हाथ धोना पड़ेगा और फंक्शन से भी हाथ धोना पड़ेगा, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सेल इंजरी की। ठीक है, तो जैसे हमारा नॉर्मल सेल है, बहुत सारे काम करता है, कोई भी इंजूरियस एजेंट आया और उसको इंजर्ड करना शुरू कर दिया, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में चेंजेस आने शुरू होते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, जब कोई भी है ना इंजूरियस एजेंट उससे कॉन्टैक्ट में आता है, और यही फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें सेल में देखने को मिलते हैं, और फिर इन्हीं से हम जान पाते हैं कि सेल में कुछ ना कुछ हुआ है। ओके, अभी सेल इंजरी ये तो रिवर्सिबल होगी, मतलब जैसे स्टिमुलस हमारे सेल को इफेक्ट करेगा और तब तक उसमें इंजूरियस वाले चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जैसे ही सेल की जो इंजरी करने वाले एजेंट्स हैं वो वापस चले जाएंगे या हट जाएंगे, तो वो वापस अपने फंक्शनल स्ट्रक्चर में नॉर्मल आ जाएगा। रिटर्न टू नॉर्मल रिवर्सिबल इंजरी में देखने को हमें मिलता है, नाम ही रिवर्सिबल है भाई, है ना। और अगर ये बहुत लंबे टाइम तक है ना
टाइम तक रहा इंजूरियस एजेंट तो हमें क्या होगा, सीवियर प्रोग्रेसिव इंजरी हो जाएगी और हमारा सेल में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज होएगा कि वो वापस नहीं आ पाएगा बिल्कुल भी अपनी नॉर्मल स्टेट में। ऑलराइट, तो आगे चल के क्या हो सकता है, नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस। मैंने बताया था सेल डेथ होता है और इसके कारण दो हो सकते हैं, तो नेक्रोसिस है ना, ये अनकंट्रोल्ड सेल डेथ होता है, इसमें सेल में इतना डिग्रेडेशन हो चुका होता है, जैसे मेम्ब्रेन रप्चर, सेल स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है। और एक होता है एपोप्टोसिस, ये होता है प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब सेल इंजर होता रहता है तो उसके कुछ ऐसे हमें उससे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे निकलते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी खुद उस सेल को डिस्ट्रॉय कर लेती है। प्रोग्राम होता है हमारी बॉडी के इन्फ्लुएंस में होता है ना, ये भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों ही हो सकता है। अरे कभी कभार ये दोनों मैकेनिज्म एक साथ हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं नेक्रोप्टोसिस। क्या क्या कॉजेस होते हैं हमारे सेल इंजरी के, राइट, ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसे आगे बहुत सारे कॉजेस आएंगे जो हमारे जो भी डिजीजेस की एटियोलॉजी में मेंशन होंगे, तो हमें पता होना चाहिए अगर ये कॉज है तो ये क्या क्या कर सकते हैं हमारे सेल्स के लिए, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है और सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है वो होता है हाइपोक्सिया या इस्चीमिया, है ना। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जब हैम्पर हो जाती है सेल्स में, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इस्चीमिया क्या होता है, ब्लड की सप्लाई जब कम हो जाती है, तो ऑफकोर्स जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, तो ब्लड की सप्लाई में और क्या ऐड होगा, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे और जो टॉक्सिक वेट्स हैं वो भी क्या बाहर रिलीज नहीं हो पाएंगे, है ना। ठीक है, तो अभी हमें किसमें देखने को मिलता है, आर्टीरियल ब्लॉकेज में, आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाए तो, है ना। लंग्स डिजीजेस में सोचो, हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है और कोई डिजीज हो गया जैसे सीओपीडी हो गया, है ना, और जैसे कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो उसकी वजह से अगर लंग्स डैमेज है तो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और क्या डेवलप हो जाएगा, है ना, हाइपोक्सिया। ठीक है, एनीमिया, सोचो अगर हीमोग्लोबिन काउंट बहुत कम हो गया है हमारा तो ऑक्सीजन कैरी कौन करेगा हमारे ब्लड में, तो डेफिनेटली क्या डेवलप हो जाएगा, इस्चीमिया डेवलप होगा। और पॉइजनिंग जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इन सारे केसेस में क्या होगा, धीरे धीरे हमारे सेल में इस्चीमिया क्या है, टॉक्सिक चेंजेस आने लगेंगे और सेल इंजर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो टॉक्सिन और केमिकल्स जैसे बहुत सारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट्स, पेस्टिसाइड, सिगरेट स्मोक, है ना, इनअप्रोप्रिएट ड्रग यूज, है ना, अगर हम ऐसे ड्रग यूज कर रहे हैं सही टाइम पे या डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं उन्हें, तो है ना सेल इंजरी हो सकती है। ठीक है, इवन देखो ऐसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सॉल्ट, ये भी सेल इंजरी कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो हमें पता ही है जो थर्ड नंबर पे है, इन्फेक्शियस एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब के सब डायरेक्ट टॉक्सिन रिलीज करके, है ना, या इन्फ्लेमेशन करके हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक आता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, मैंने बोला था ऑटो इम्यून रिएक्शंस, हमारी बॉडी के खुद ही टिश्यू एज एन एंटीजन वर्क करते हैं और हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है वो खुद ही हमारे सेल पे अटैक करने लगती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शंस। इनमें या एलर्जिक रिएक्शंस में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में भी हमारे सेल्स को डैमेज झेलना पड़ सकता है। ऑलराइट, तो एक्सेसिव इम्यून रिस्पांस जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, ऑलराइट, एलर्जिक रिएक्शंस और ऑटोइम्यून डिजीजेस ये भी एक कारण हो सकते हैं सेल इंजरी के। और नेक्स्ट जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, जैसे आपने सुना होगा, है ना, डाउन सिंड्रोम, है ना, जेनेटिक कॉन्जेनिटल डिजीज होता है ना, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज डीएनए। ठीक है, हमारा डीएनए डैमेज होता है पर रेगुलर है डिसइंटीग्रेट होकर रिमूव भी हो जाता है, प्रोटीन्स के साथ भी ऐसे होता है, लेकिन अगर उनको हटाने वाले एंजाइम में प्रोटीन में डिफेक्ट आ गया है तो भी ये सेल इंजरी कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ठीक है, डायरेक्टली जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैलोरीज वगैरह वगैरह, ये सारी जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत एसेंशियल है, इनमें कमी आ रही है तो हमें कहीं ना कहीं क्या होगा, डिजीजेस होंगी। और अगर हम ये ज्यादा भी ले लेंगे तो भी डिजीज हो जाएंगी, ओबेसिटी, है ना, जैसे डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्सेसिव लेने से की वजह से। ठीक है, तो कम भी लेंगे तो भी इंजरी होगी और ज्यादा लेंगे तो भी इंजरी। नेक्स्ट फिजिकल एजेंट्स, है ना, सीधा सीधा फिजिकली किसी चीज से ट्रॉमा लगना। ठीक है, जैसे कोई भी ब्लड ट्रॉमा हो गया, है ना, हीट, एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड की वजह से, है ना, रेडिएशन, शॉक, प्रेशर चेंजेस की वजह से, ये सब, है ना, एनवायरमेंट में जो हमारे एजेंट्स हैं, है ना, तो वो भी हमें क्या कर सकते हैं, सेल इंजरी कर सकते हैं। और एक नेचुरल जो प्रोसेस है हमारा सेलुलर एजिंग का, है ना, धीरे धीरे हमारे सेल्स जैसे एज होते रहते हैं उनमें वापस रिपेयर की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो रिड्यूस रिपेयर कैपेसिटी की वजह से हमारे सेल ओल्ड एज में, है ना, ज्यादा क्या इंजर्ड होने की चांसेस है और तो इसलिए सेल डेथ हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट 8 कारण हैं जिनकी वजह से हमें क्या हो सकता है, सेल इंजरी हो सकती है। तो ये हम देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी क्या क्या है, मतलब किन किन प्रिंसिपल्स पे आधारित है कि सेल इंजरी कैसे। ओके, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, जो भी इंजरी करने वाला एजेंट है उसका नेचर कैसे, ठीक है, टाइप क्या है उसका, ड्यूरेशन, उसने कितने टाइम तक इंजर्ड किया और कितने सीवियरिटी से इंजर्ड। अगर वो बहुत लो टाइम पीरियड तक या उसका जो भी डोज है ना, इंजर्ड करने का ग्रेडियंट है वो बहुत कम है तो रिवर्सिबल इंजरी हो। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा डोज में है या बहुत लंबे टाइम तक उसने इंजर्ड किया है तो ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी को जन्म दे सकता है, ये आगे चल के सेल डेथ भी हो सकती है। दिमाग में रखना पहला पॉइंट, है ना, नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ इंजूरियस एजेंट। ठीक है, इसमें नेचर में क्या आ जाएगा, इसमें आपका टाइम भी आ जाएगा और इसमें आ जाएगा सीवियरिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे हम सेल टाइप, कौन सा सेल इंजर्ड हो रहा है। हाँ, ये भी डिफरेंस होता है। देखो अगर वही सेम स्टिमुलस, वही सेम एटियोलॉजिकल एजेंट
है ना, हमारे स्केलेटल मसल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, सोचो इस्चीमिया जो हमने कॉमन कॉज देखा था उसी से लेते हैं। ठीक है, अगर इस्चीमिया है ना, अगर ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही है तो स्केलेटल मसल 2-3 घंटे तक चेंजेस सस्टेन कर सकता है ना, और उसके बाद भी रिवर्सिबल कंडीशन होकर वापस आ सकता है। पर जो हमारे कार्डियक मसल्स है ना, वो केवल 20 से 30 मिनट तक ये चेंज झेल सकती है ना, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, यानी कि उनकी डेथ हो जाएगी। सेम इंजरी है, पर क्योंकि सेल टाइप अलग अलग है, इसका उसका आउटकम भी अलग अलग है ना। ये कंडीशन तब भी रिवर्सिबल हो सकती है, लेकिन ये है ना इरिवर्सिबल की ओर चली जाएगी और आगे चल के मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी हो सकता है ना। तो सेल टाइप इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन सेल इंजरी, सेल टाइप है ना, तो ये याद रखना है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल और हार्मोनल स्टेटस। यस, अगर हमारे सेल्स में अच्छा न्यूट्रिशन है ऑलरेडी, जैसे ग्लाइकोजन रिप्लीट हेपेटोसाइट्स, अगर प्रॉपर ग्लाइकोजन हमारे हेपेटोसाइट में, तो मतलब उसमें एनर्जी स्टोरेज ज्यादा है। तो अगर बाई चांस इस्चेमिक अटैक आ भी जाता है तो उस पर ऑलरेडी खुद को सस्टेन करने के लिए रिजर्व में चीजें है ना। और अगर ग्लाइकोजन नहीं है तो लो एनर्जी है और ज्यादा वल्नरेबल है वो एनर्जी इंजरी के लिए। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं ना, अच्छा खाओ ताकि बीमारियों से बचे रहो, है ना। सेम वैसे ही हमारे सेल्स में अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो हमारा सेल उस इंजरी वाले पीरियड को सस्टेन कर जाएगा और बच जाएगा, है ना। कैन विथस्टैंड द इंजरी, ये याद रखना, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे इंजूरियस रिस्पॉन्स को। कैसे, है ना, अगर एक ही टॉक्सिन दो अलग अलग लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, और उनमें जेनेटिक वेरिएशन है, किसमें, साइटोक्रोम P50 एंजाइम में। ठीक है, जो कि इस टॉक्सिन को आगे मेटाबोलाइज करता है लिवर में। तो अगर इसमें प्रेजेंट होगा, अच्छे से काम करता होगा, उसमें फास्ट मेटाबोलाइज होगा और रैपिड इसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा और लिवर सेल्स को लेस एनर्जी झेलनी पड़ेगी। पर जिनमें जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से इसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, उसमें इसका डिटॉक्सिफिकेशन भी स्लो होगा और ज्यादा इंजरी होगी। ऐसे ही जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी सेल इंजरी में वेरिएशन आ सकता है। तो एक के लिए लेस इंजरी हो सकती है और एक के लिए ज्यादा इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज टारगेट ऑफ द इंजरी। तो सेल इंजरी होती क्या है, सेल के कंपोनेंट जितने हैं उनमें इंजरी होना, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, डीएनए हो, प्रोटीन हो, या सेलुलर एंजाइम्स हो। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में अगर इंजरी होगी तो सेल की इंटीग्रिटी लॉस होगी, उसमें लीकेज होने लगेगा, आयंस बहुत इजीली मूव कर जाएंगे, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस वगैरह से इंजरी हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया में होगी तो एटीपी बनना कम हो जाएगा, सेल को एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो उसमें भी डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा। और डीएनए में अगर इंजरी हुई तो म्यूटेशन होने लगेंगे, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस आगे चल के रुक जाएगी। ठीक है, और सीधा सीधा अगर है ना प्रोटीन उसमें कोई इंजरी हो रही है, उनकी मिसफोल्डिंग हो रही है, उनका फंक्शन लॉस हो रहा है, तो आगे चल के सेलुलर रिपेयर, एंजाइमेटिक एक्शंस ये भी हैम्पर हो जाएंगे। ठीक है, और सीधा सीधा अगर एंजाइम्स को अफेक्ट कर रहा है तो सेल का मेटाबॉलिज्म आगे चल के इफेक्ट होगा। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टाइप की इंजरी होंगी, तो सेल इंजरी वैसे ही आगे चल के रेस्पॉन्ड करे। रिवर्सिबल सेल इंजरी एक्चुअली में होता क्या है ना, जब भी है ना कोई भी सेल इंजरी जो ऐसी हो जिसमें सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वापस नॉर्मल पे आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी। देखो इसमें होता क्या है, जो भी इंजूरियस एजेंट आया उसके बाद धीरे धीरे है ना उस सेल की एटीपी एनर्जी डिप्लीट होने लगी, पंप फेलियर होने लगे, पंप फेल हो गए, इसके आयनिक और वाटर इम्बैलेंस होने लगा और सेल में फैटी स्वेलिंग आ गई, एक्यूमुलेशन होने लगी, है ना। जैसे ये स्टिमुलस वापस गया, सेल वापस अपनी रिकवरी करके नॉर्मल स्टेट में आ गया। ठीक है, तो इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है ना। एटीपी डिप्लीशन होगा, ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में, और कम एटीपी बनेंगे। अब क्योंकि कम एटीपी बने, सेल पे एनर्जी ही नहीं बची सारी एक्टिविटीज करने के लिए। ठीक है, तो क्या होने लगा, है ना, अब जब एटीपी कम बनने लगे तो सेल ने स्टार्ट कर दी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, है ना, क्योंकि अभी जैसे इस्चीमिया हो गया तो ऑक्सीजन नहीं है, तो सेल ने एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनने लगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड है ना, तो पीएच कम होने लगा और सेल में एसिडोसिस क्रिएट होने लगी। ठीक है, अब इस वजह से न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसकी क्या क्लम्पिंग होनी स्टार्ट हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए नॉर्मल से। ठीक है, अब क्योंकि सेल के जो पंप हैं, जो मेम्ब्रेन में पंप्स लगे होते हैं, है ना, ये मेम्ब्रेन पे ये चलते हैं एनर्जी से। अब क्योंकि यहाँ पे एटीपी हो गए हैं कम, है ना, तो क्या हो गया, ये सोडियम पोटेशियम पंप डिसफंक्शन कर जाएगा, और डिसफंक्शन करेगा तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, है ना, वाटर का भी और सोडियम और पोटेशियम आयंस का। इस वजह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोपिक डीजनरेशन हो जाएगा, एक स्वेलिंग क्रिएट हो जाएगी सेल के अंदर, सो बोलते हैं हाइड्रोपिक स्वेलिंग। और सेल का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव फेज में है ना, सेल इंजरी हो रहा है, तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी डिस्टर्ब होगी और एंजाइम्स भी नहीं बनेंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन का प्रोडक्शन भी हैम्पर हो जाएगा, और प्रोटीन है ना ऐसे ऐसे करके है ना कम होते चले जाएंगे। ठीक, और क्योंकि सेल का काम है क्या, इवन एक्सक्रीट करना, है ना, रिमूव करना अनवांटेड सब्सटेंसेस को। अभी भी सेल खुद ही इंजर्ड है, एटीपी भी कम है, तो चीजें स्टोर होने लगेंगी, है ना, तो फैटी चेंजेस आने लगेंगे, खासकर उन सेल्स में, उन ऑर्गन्स के सेल्स में जो फैट को स्टोर करते हैं, जैसे कि लिवर, है ना, तो लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म इंपेयर होगा। ठीक है, और फैट का एक्यूमुलेशन होने लगेगा सेल्स में।
और अगर सेल का स्केलेटन चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सेल तो ये मेम्ब्रेन में है ना ब्लेबिंग स्टार्ट हो जाएगी, माइक्रोविलाई का लॉस भी होगा है ना, जिसकी वजह से है ना एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। और हम अगर यही इफेक्ट है ना देखें सेलुलर लेवल पे, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे, तो क्या हो जाएगा है ना, ग्रॉस अगर देखें तो पैलर हो जाता है, क्योंकि है ना कैपिलरी कंप्रेशन की वजह से है ना, इंक्रीज वेट क्योंकि स्वेलिंग की वजह से है ना कर। और इसी को हम आगे चल के नाम देते हैं हाइड्रोपिक चेंजेस है ना। अब क्योंकि हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है ना क्या हो रहा था है ना, इंजरी हो रही थी, उसकी वजह से स्मॉल क्लियर वैक्यूल्स हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही होंगे है ना डायलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और फैटी चेंज भी हमें देखने को मिलेगा अगर हम सेल को ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, ट्राइग्लिसराइड लिपिड वैक्यूल्स ये साइटोप्लाज्म में हमें ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर क्योंकि ये रिवर्सिबल सेल इंजरी है ना, सेल फंक्शन अल्टर्ड तो होते हैं बट नॉट बियॉन्ड रिपेयर, और ये रिपेयर हो सकते हैं। अब जैसे कॉज हटा ये सब कुछ रिस्टोर होने लगेगा, सेल अपने नॉर्मल साइकिल में आने लगेगा। ऑलराइट, ये था हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। देखो वैसे तो कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, बट स्टिल अगर जैसे हमने बोला अगर जो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, कारण है सेल इंजरी के, वो बहुत लंबे टाइम तक प्रोसेस कर जाते हैं, ज्यादा ग्रेडियंट में इंजरी करते हैं, तो हमें इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है ना। इस्कीमिया, हाइपोक्सिया, परमानेंट डैमेज अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल में करते हैं तो ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी करा सकता है, ठीक है। तो मतलब इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या हुआ, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि बस अब यहां से रिवर्स होना मुश्किल है सेल का अपनी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज में, ठीक है। तो इसमें दो फिनोमिना जो डिसाइड करते हैं कि भाई सेल अब रिवर्सिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो है सबसे पहला जो है इनएबिलिटी ऑफ सेल टू रिवर्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि वापस वो एटीपी फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, तो अब ये सेल वापस है ना रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा अपने नॉर्मल फंक्शनल कैपेबिलिटीज में, अब ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जा चुका है। सेकंड वन, अगर सेल मेम्ब्रेन है ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी होती है उसमें इतना डैमेज हो चुका है कि जो एक्सचेंजेस हैं वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं है ना, और कोई भी है ना कंपाउंड है ना हमारे सेल में अंदर या बाहर कर रहा है इजीली है ना, वाटर एक्सचेंज बहुत इजीली हो रहा है, तो भी हमारा सेल वापस नहीं जा पाएगा किसमें, रिवर्सिबल है ना कंडीशंस में। और ये दोनों फैक्टर्स क्या कर लेंगे है ना, इरिवर्सिबल सेल इंजरी को जन्म देंगे, ठीक है। अब मैकेनिज्म तो वही होंगे है ना, एटीपी डिक्रीज होने लगेगा, प्रोटीन्स पीएच बढ़ने लगेगा, लीकेज होने लगेगा लाइसोसोमल एंजाइम्स का है ना, और है ना माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस की कंपनी होने लगेगी वगैरह। अब देखते हैं एक्चुअली थोड़ा और इंजरी होती है, यानी रिवर्सिबल के बाद थोड़ा और ग्रेडियंट की इंजरी होती है ना, तो इरिवर्सिबल इंजरी में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल इंजरी में अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेंजेस क्या क्या मिलेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि जो जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, ये इनमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, हमें कैल्शियम इनफ्लक्स देखने को मिलेगा, राइट, क्योंकि मेम्ब्रेन डिस्टॉर्ट हो चुकी है तो कैल्शियम, साइटोसोलिक कैल्शियम इनफ्लक्स करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेस होने की वजह से एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर है ना एमोफस कैल्शियम सॉल्ट्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डिपॉजिट हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनने को हैम्पर करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज है ना, जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा वो फॉस्फोलाइपेज को शुरू कर देंगे, ठीक है, एक्टिवेट कर देंगे लाइपेज ना। पेजेस मतलब ये कि क्या है, ये एंजाइम है जो कि क्या करता है फॉस्फोलाइपेज को, जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो हमारी होती है किसकी, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है ना, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इसको क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा है ना, जो माइटोकॉन्ड्रियल की जो मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और आगे चल के क्या हो जाएगा, क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन के लिए फॉस्फोलिपिड्स की जरूरत होती है तो हमें वो भी नहीं मिल पाएंगे, और एटीपी डिक्रीज हो जाएंगे, और फर्दर एटीपीएस का भी एक्टिवेशन हो जाएगा, इसकी वजह से फर्दर एटीपी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे है ना, मतलब कमी हो जाएगी। तो प्लास मेम्ब्रेन भी गई और एटीपी भी कम बनने लगे, तो टोटल लॉस होना शुरू हो गया। अब इंजरी की वजह से कई बार हमारे प्रोटीएजेस, ठीक है, इसके बाद भी एंड में क्या लिखा है, एजेस लिखा है, तो मतलब ये भी क्या करेगा, प्रोटीन पेप्टाइड्स को क्या करेगा है ना, डैमेज करेगा है ना। अब प्रोटीएजेस एक्टिवेट हो गए तो क्या हो गया, इंट्रासेलुलर हमारे प्रोटीएज आ जाएंगे हमारे साइटोस्केलेटन को, डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर को, ठीक है, साइटोस्केलेटन। इसी जैसे मैंने दिखाया था, मैं है ना मेम्ब्रेन में ब्लैबिंग हो जाएगी, उसका लॉस लॉस ऑफ शेप हो जाएगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट गायब हो जाएगा, तो सारे रिजल्ट करेंगे किसमें, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। अगला है ना एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ भी न्यूक्लियस है, अब ये क्या करेंगे, अब ये हमारे एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे है ना, और इससे क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन और कंप्लीटली क्लम्पिंग हो जाएगी न्यूक्लियर मटेरियल की, जो कि नहीं होनी चाहिए है ना, क्योंकि आगे हैम्पर करेगी किसको, सेल डिवीजन को, ठीक है।
एंडोन्यूक्लियस फर्दर न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन करेंगे किसका, न्यूक्लियर मटेरियल का, ठीक है। उससे डीएनए भी डैमेज होगा और डन हो जाएगा कि सेल डेथ होने वाली है ना, जब इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं तो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट अटैक जो होता है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स का निकलना। देखो लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ आवर सेल। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे है ना एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोलेज, आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज, ग्लाइकोसाइडेज, फॉस्फेटेज, लाइपेज। अब ये एंजाइम अगर रिलीज हो गए लाइसोसोम से सेल के अंदर ही, है ना, जो कि हो जाते हैं सेल इंजरी में, ठीक है, क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से और एसिडिक पीएच की वजह से ये रिलीज कर देता है एंजाइम सेल के अंदर ही। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे पूरे सेल को, उसकी मेम्ब्रेन्स को, है ना। और सेल खुद ब खुद लाइसोसोम सेल को डाइजेस्ट कर जाता है और है ना बिल्कुल डेथ के और नजदीक ले जा देता है। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। और देखो इसका कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, जब भी क्या होता है देखो, है ना, ये जो एंजाइम्स है ना, ये जो निकले हैं सेल को डिस्ट्रॉय करने, ये ब्लड में आ जाते हैं और बढ़ जाते हैं जब भी सेल इंजरी होती है ना। और इन्हीं को हम लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं कि ये बढ़ा हुआ है और हमें इंडिकेशन मिल जाता है ये पर्टिकुलर हमारा टिश्यू डैमेज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि लीवर के केस में एसजीओटी, है ना, इन्फ्लेमेशन में एसटीएच, सीकेएमबी, कार्डियक ट्रोपोनिन, ये हार्ट के केस में, ठीक है। इवन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी है ना एसजीओटी बड़ा होता है, ठीक है। तो हमें सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ए एंजाइम्स कि ये सेल इंजरी हो रही है और उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, है ना, तुरंत इमरजेंसी मेडिकेशन शुरू कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इन डिटेल जो भी पाथवेज थे जो सेल इंजरी कर रहे थे। वो तो सबसे प्रोमिनेंट जैसे हमने पढ़ा था हाइपोक्सिया या इस्चीमिया। हाइपोक्सिया का मतलब मैंने बता दिया था, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, और इस्चीमिया मतलब है ना डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड का होना, ठीक है। इनकी वजह से क्या होगा आइए देखते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगी, यानी कि इस्चीमिया या रेस्पिरेटरी फेलियर, एनीमिया, किसी भी वजह से, तो ऑक्सीजन नहीं मिला किसको, हमारे सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं मिला, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाया और इसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन भी नहीं हो पाया। एटीपी क्या होते हैं, एनर्जी, है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं ना एटीपी को, है ना। तब एटीपी ही नहीं बना तो सेल अपने फंक्शन करेगा कैसे, नहीं कर पाएगा। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड टर्मिनल, एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ भी नहीं हो पाएगा बिना एटीपी के, राइट। तो हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी के एडेप्टिव रेस्पॉन्स जनरेट करती है, यानी कि बॉडी बोलती है कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ जब तक, है ना, इस्चीमिया या हाइपोक्सिया की कंडीशन नहीं दूर हो जाती, तब तक बॉडी, अगर हाइपोक्सिया माइल्ड है तो एक एक्टिवेट करती है एक पाथवे थ्रू हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर HIF1, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये फैक्टर नई ब्लड वेसल को बनाने में हेल्प करता है। अभी बॉडी हमारा सेल नई ब्लड वेसल क्यों बना रहा है, ताकि ब्लड फ्लो बढ़ाया जा सके, ऑक्सीजन की डिमांड मीट करी जा सके, ओके। इसकी वजह से ग्लूकोज का अपटेक हो सके, ग्लाइकोलाइसिस हो सके और माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना, दोबारा से इनिशिएट किया जा सके और, है ना, मेटाबॉलिक एडेप्टेशन शुरू किया जा सके, ओके। अब अगर फिर भी क्या होगा, है ना, अब अगर फिर भी ऑक्सीजन की डिमांड मीट नहीं हुई, ऑक्सीजन वापस से नहीं आई मिनी सेल को, तो होने लगेगा एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट, है ना, यानी कि ग्लूकोज का यूज होगा एटीपी फॉर्मेशंस के लिए, इसको बोलते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, है ना। तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, एटीपी तो बन जाता है, बस लैक्टिक एसिड भी बनता है उसके साथ और धीरे धीरे सेल का पीएच डिक्रीज होने लगता है ना। अब क्योंकि जितने एटीपी नॉर्मली सेल बनाता है ना, उतने एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से नहीं बना पाता है, तो एटीपी डिप्लेशन तो होता ही है, उसके साथ साथ ये पंप फेल होने लगते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको बोलते हैं ROS जनरेशन, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का जनरेशन होने लगता है। देखते हैं, है ना, सोडियम एक्सेसिव एक्यूमुलेट होने लगता है सेल के अंदर और पोटेशियम ज्यादा बाहर निकलने लगता है जब पंप फेल हो जाता है, और सोडियम के साथ क्या क्या आ जाता है अंदर, पानी भी आ जाता है ना, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस की हैम्पर होने लगती है क्योंकि राइबोसोम्स डिटैच हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी कम होगी। और क्या होगा, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी, है ना, भी हैम्पर होने लगेगी, इंट्रासेलुलर पीएच अब कम हो गया है। अब क्या होता है, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है इंजरी का, तो बहुत सारे ऑक्सीजन स्पीशीज जो कि हाईली रिएक्टिव हैं वो बन जाते हैं, तो हम फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं सेल को फर्दर डैमेज करने में। हमें देखेंगे खासकर रिपरफ्यूजन इंजरी में ये देखने को मिलता है ना, आगे देखेंगे हम रिपरफ्यूजन इंजरी क्या होती है। और इस वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा, देखो लाइसोसोम रप्चर हो जाएगा, और हमने आगे देखा था इन सब में एंजाइम्स भरे होते हैं लाइसोसोम में, और ये सब सेल का डिग्रेडेशन कर देते हैं, नेक्रोसिस कर देते हैं, है ना। देखो नेक्रोसिस होती है फाइनली, या एपोप्टोसिस होती है, और यही हमें क्लिनिकली देखने को मिलता है। जैसे मैंने आगे आपको हार्ट का एग्जांपल देके समझाया था, है ना। देखो हार्ट मसल स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग विद इन 60 सेकंड्स ऑफ कोरोनरी ऑक्लूजन, देखो कितना कम टाइम रहता है ना। और हम समराइज करें इस इवेंट को, तो ऑक्सीजन कम, एटीपी कम, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू, लैक्टिक एसिडोसिस, पंप का फेलियर, मेम्ब्रेन डैमेज, और बाद में नेक्रोसिस। और फिर मैकेनिज्म जो हमें इंजरी की तरफ ले जा सकता है वो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्टर होता है ना। देखो क्या होता है इसमें, हम पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ठीक है, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हमारी बॉडी में बनती है, इनको हम ROS बोलते हैं, है ना।
और ये बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में कि वो डैमेज कर देती है हमारी बॉडी के सेलुलर कंपोनेंट्स को और धीरे धीरे सेल डेथ को भी करने में सक्षम रहती है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपने देखा होगा कि ये हमारे बहुत सारे कॉस्मेटिक के ऐड में आता है, एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त है हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, और आपको डाइट में भी एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए, तो वो इस वजह से लेने चाहिए, है ना। तो देखो, बॉडी में हमारे एक एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस होता है जो इसको रोकने के काम आता है ना। तो अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हमारी बॉडी में पर्टिकुलर लेवल तक बनी रहे तो वो अच्छा काम भी करती है, पर बहुत ज्यादा हो जाए तो सेल डैमेज भी कर लेती है। तो देखते हैं, है ना, होता क्या है ये। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ये एक फ्री रेडिकल होता है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, है ना। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ युक्त होता है जो कि बहुत हाईली अनस्टेबल होता है और बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है जैसे सुपर ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ये सब चीज एक्ट करते हैं एस, है ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अभी बनते कैसे हैं? रेडिएशंस की वजह से, टॉक्सिन केमिकल की वजह से, इन्फ्लामेशन, हाइपोक्सिया, एजिंग, इनकी सब की वजह से हमारी बॉडी में ये बनते हैं। ठीक है, भी बनता कैसा है बॉडी में? ये देखो, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान स्मॉल अमाउंट में ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते हैं, उनसे कोई खतरा नहीं होता है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स, है ना, जब न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं आरओएस माइक्रोब्स को किल करने के लिए। ठीक है, नाइट्रो ऑक्साइड पाथवे में भी ये हमारा, है ना, आरओएस बनता है। तो जब तक ये कंट्रोल कंडीशन में होते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ये चेन एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं, एक रेडिकल A1 फ्री रेडिकल अटैक करता है सेल मॉलिक्यूल पे और बहुत सारे फ्री रेडिकल बनाने लगता है, तो ये चेन रिएक्शन जब शुरू हो जाती है तो बहुत सारे रेडिकल बनते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि सेल को फर्दर इंजर्ट करते हैं। बॉडी ने इसके अगेंस्ट, है ना, एक डिफेंस सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। जैसे हम बोलते हैं विटामिन ए, सी, ई, बीटा कैरोटीन, इन सब की एक्टिविटी कैसी होती है? एंटीऑक्सीडेंट्स वाली, है ना। और ये सब क्या करते हैं? इन फ्री रेडिकल्स को रोकने के काम आते हैं, है ना। जैसे सुपर टॉक्साइड डाइम्यूटेज एंजाइम, कैटालेज, ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, ये सब काम आते हैं इन, है ना, सारे के सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रोकने के। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म भी है हमारे बॉडी में। तो अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या फाइनल आउटकम क्या निकल आता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना, मल्टीपल सेल कंपोनेंट की डेथ, तो नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस या नेक्रोटोसिस, ये तीनों हो सकते हैं, है ना। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का होना एक तरह की क्या है? डबल एज स्वॉर्ड है। जब तक वो नॉर्मल लेवल पे रहे तब तक वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जैसे सेल प्रोलिफरेशन, होस्ट डिफेंस, जीन एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, इसीलिए इनका लेवल टाइटली रेगुलेट करता है हमारा बॉडी। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें तो ये स्टिमुलाई है, ऑक्सीजन आरओएस प्रोड्यूस होगा, ज्यादा है तो हमारे शरीर को तोड़ेगा, डैमेज करेगा प्रोटीन डीएनए को और इंजरी और सेल डेथ करेगा। ठीक है, नॉर्मली रेगुलेटेड है तो हमारे काम आएगा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में करने में हेल्प करेगा। ओके, दैट्स इट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल इंजरी कैसे होती है टॉक्सिन से। ओके, टॉक्सिन कुछ भी हो सकता है, केमिकल, ड्रग्स, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जो कि सेल को इंजर करने में सक्षम है, वो सारे टॉक्सिन की कैटेगरी में आएंगे और ये मेनली नेक्रोसिस के थ्रू सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसिकली दो मैकेनिज्म हैं जिनकी वजह से ये अपने एक्शंस शो करते हैं। एक डायरेक्ट एक्ट करके, है ना, एक डायरेक्ट टॉक्सिन बाइंड करते हैं किससे? सेल से, और डैमेज करते हैं सेल के कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। दूसरा लेटेंट टॉक्सिन, खुद वो टॉक्सिन एक्टिव नहीं होते हैं पर हमारी बॉडी में, है ना, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू ये कोई मेटाबोलाइट बना लेते हैं और वो मेटाबोलाइट जो बाद में बनता है वो इंजरी करने में सक्षम होता है। पहले देखते हैं डायरेक्ट एक्टिंग टॉक्सिन्स। ओके, जैसे हो गया मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, ये बाइंड करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन से और उसके बाद इसकी परमेबिलिटी को चेंज कर देता है और हैम्पर कर देता है इस सोडियम पोटेशियम पंप को, जिसकी वजह से फिर आयनिक एक्सचेंज हैम्पर हो जाता है और आगे चल के सेल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इसका आफ्टर इफेक्ट आता है इनहिबिशन ऑफ एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट पे, मेम्ब्रेन परमिलिटी बढ़ जाएगी, सेल इंजरी होगी और नेक्रोसिस तक पहुंच जाएंगे। लेटेंट टॉक्सिन्स, है ना, ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। जैसे टॉक्सिन है वो पर्टिकुलर एक हमारी बॉडी के ऑर्गन में गया, वहां पे उस ऑर्गन में जाके उसमें थोड़ा एंजाइमेटिक रिएक्शंस हुई और उसने रिएक्टिव मेटाबोलाइट बना लिया जो कि बहुत एक्टिव है और वो अब हमारे सेल को इंजरी करने में सक्षम है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, लेटेंट टॉक्सिन मीडिएटेड इंजरी बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो ये CCl4 है ना, ये लीवर में जाता है और लीवर में, है ना, साइटोक्रोम P50 एंजाइम से एक कंपोनेंट बना लेता है, इसको बोलते हैं हम CCl3। अब ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है ना, ये जो फ्री रेडिकल होता है CCl3 का। इसके बाद ये CCl3 हमारी मेम्ब्रेन, है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन कर लेगा। ठीक है, और क्या करेगा? और जो ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं हमारे मेम्ब्रेन में, इन पर अटैक करके लिपिड का परऑक्सीडेशन कर मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। और देखो 30 मिनट के अंदर क्या इफेक्ट आ सकते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे क्या होते हैं, डैमेजेस करके सिंथेसिस कम कर देंगे किसकी? प्लाज्मा प्रोटीन्स की। और 2 घंटे के अंदर अंदर क्या कर लेंगे, है ना, स्वेलिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लगे हुए होते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को भी डिटैच करवा लेता है, डिसोशिएट करवा देता है और, है ना, एपोप्रोटीन की सिंथेसिस भी कम हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एपोप्रोटीन के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड का एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा और ट्राइग्लिसराइड सेल पे ही डिपॉजिट होता चला जाएगा और उसको बोलेंगे हम फैटी एक्यूमुलेशन। ठीक है, साथ में माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी, डिक्रीज एटीपी स्टोर, सेल स्वेलिंग और फाइनल आउटकम नेक्रोसिस।
डायरेक्ट एक्टिंग टॉक्सिन का एग्जांपल देखो, HgCl2, है ना, मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, ये कैसे होता है, ये सल्फा हाइड्राइल ग्रुप से बाउंड होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन में और इनहिबिट कर देता है एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट को, जिसकी वजह से परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो फिर सेल में नेक्रोसिस होगी, एपोप्टोसिस होगी या नेक्रोप्टोसिस भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन से, क्योंकि हमने पहले भी देख चुके हैं, बट स्टिल, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है सेल इंजरी में, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया मिनी फैक्ट्रीज की तरह काम करते हैं जो कि एटीपी प्रोडक्शन करते हैं और जो कि हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल भी है ना। तो बहुत सेंसिटिव होते हैं बाहर के, है ना, इंजूरियस स्टिमुलाई के लिए। ठीक है, और यही सेंट्रल रोल प्ले करते हैं नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के लिए। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी होगी, टॉक्सिन्स आएंगे, रेडिएशन होगी, तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा, एटीपी जनरेशन को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से बहुत सारे काम सेल के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को बढ़ाएगा, ये फर्दर सेल को तोड़ेंगे और, है ना, क्या, ओपनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसको भी परमेबल हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा और पीएच भी चेंजेस होगा, फर्दर एटीपी कम होते चले जाएंगे। एटीपी से तो सारे काम हो रहे हैं हमारे बॉडी के, है ना। एनर्जी फेलियर हो जाएगा, सो जो लाइट चली गई हमारे सेल की, तो कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लिपिड पर ऑक्सीडेशन, आयनिक बैलेंस, प्रोटीन डैमेज, है ना, एंजाइम डिसफंक्शन और पूरे के पूरे हमारे बाकी ऑर्गेनेल्स भी डिसफंक्शन करने लगेंगे। ओके, तो हम अगर बात करें अब कि मेम्ब्रेन को देखते हैं, ठीक है, कि मेम्ब्रेन डैमेज से होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आएगी और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन भी आएगी। ठीक है, मेम्ब्रेन की जब भी डैमेज होगी तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। सोचो ना, कोई भी वॉल है ना, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, तो सोचो उसके बीच में अगर कुछ तोड़फोड़ हो गई तो परमेबल हो जाएगा ना, है ना, बहुत सारे टेररिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सेम इसके साथ भी होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी होता है, उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिक्रीज होगा, एटीपी प्रोडक्शन में डिक्रीज होगा और नेक्रोसिस को बढ़ावा मिलेगा, मतलब सेल डेथ की तरफ से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डैमेज होगा तो देखो ऑस्मोटिक बैलेंस खो देगी सेल अपना, वाटर आ जाएंगे, आयंस अंदर आ जाएंगे, है ना, सेलुलर कंटेंट्स लीक होने लगेंगे सेल से बाहर, ये जो भी एंजाइम्स वगैरह हैं, और इस वजह से सेल की स्वेलिंग होगी, लाइसिस और नेक्रोसिस। और सबसे डेंजरस होता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज, है ना, हम देखा है ना, हमने क्या बोला इसको, सुइसाइडल पैक, है ना, क्योंकि इसमें सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं हर टाइप के। तो ये लीकेज करेगा एसिड हाइड्रोलिसिस का साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से बाकी सारे सेलुलर कंटेंट्स डाइजेस्ट हो जाएंगे, है ना, एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे एसिडिक पीएच में, है ना। हमने बोला था ना, जैसे लैक्टिक एसिड एक्टिवेशन आता है सेल में, है ना, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से, तो उससे ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और डाइजेशन हो जाएगा सेलुलर कंपोनेंट का, जो कि नेक्रोसिस करेगा। तो देखो तीनों अगर ये मैकेनिज्म हम देखें तो इन सब की वजह से नेक्रोसिस होना संभव है, टोटली सेल को कोई नहीं बचा सकता। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है वो है रीपरफ्यूजन इंजरी। तो रीपरफ्यूजन इंजरी यानी कि अभी तक हमने क्या देखा है कि नॉर्मली इस्चीमिया डेवलप होता है, हाइपोक्सिया डेवलप होता है, तो उस वजह से क्या होता है, सेल इंजरी होती है। यस, है ना, देखो ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल फ्लो हो रहा है ब्लड का यहाँ पे और सेल को टोटल ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो सेल नॉर्मली काम कर रहा है। अब यहाँ पे इस्चीमिया डेवलप हुआ, है ना, देखो यहाँ पे ये प्लैक बन जाता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, और ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है ना, तो सेल्स में हमारे हाइपोक्सिया और बाकी सेल इंजरी होने लगेगी। और जैसे ही सेल को वापस से अगर ऑक्सीजन मिल गई है, ठीक है, मतलब वापस से ब्लड सप्लाई ठीक हो गई है, तो सेल्स को तो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, है ना, ऐसा लगता है ना हमें, पर ऐसा नहीं होता है। इसी इंजरी को बोलते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी, है ना, री मतलब वापस से, परफ्यूजन यानी ब्लड का वापस से आना, कहां पे, एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, तो क्या होता है, जब ब्लड फ्लो रिटर्न होता है वो और ज्यादा डैमेज कर देता है ना। ठीक है, कहां पे, ऑन द साइड ऑफ इंजरी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये तो बुरी बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ब्लड के आने से तो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जो भी सारा ब्लड हमारा वापस आता है ना, वो कुछ मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो ब्लड आएगा ब्लड ऑक्सीजन भी साथ लेगा। अब जो ब्लड उस इंजर्ड टिश्यू के साथ जब रिएक्ट करता है तो बहुत सारे ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज निकल आते हैं, O2 H2O2, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, है ना, लिपिड, प्रोटीन और डीएनए को डैमेज करते हैं। ठीक, और इस वजह से और क्या होता है, कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होता है और बहुत ज्यादा कैल्शियम एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डैमेज हो, और जब जब हमारा ब्लड वापस आया है तो वो साथ में कैल्शियम भी लेके आया और इसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है, जैसे एंजाइम एक्टिवेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और ऑल सेल इंजरी बढ़ जाती है। अब जो हमारा ब्लड है वो अपने साथ और क्या लेके आता है, वो लेके आता है न्यूट्रोफिल्स, है ना, न्यूट्रोफिल्स हम बोलते हैं ना, जो हमारे WBC है उसमें से न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो तुरंत ऑन द साइट ऑफ इंजरी जाते हैं और क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, साइटोकाइन रिलीज करते हैं और भी ज्यादा ROS रिलीज करते हैं और ये फर्दर डिस्ट्रक्शन को बढ़ा देते हैं। तो, है ना, धीरे धीरे करके रीपरफ्यूजन इंजरी की वजह से सेल डैमेज होने लगता है। और यही सेम हमने देखा है ना, ROS और कैल्शियम दोनों मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर लेते हैं और इसकी वजह से यहाँ से बाहर किया जाता है हमारा साइटोक्रोम C और एपोप्टोसिस वाले मैकेनिज्म भी इनिशिएट हो जाते हैं। और सिंपली अगर हम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन परमेबल हो गई है, बाहर निकल गए साइटोक्रोम C, और क्या बना देते हैं, वो एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं और कैस्पेस 9 कैस्पेस 3 का एक्टिवेशन होता है और एपोप्टोसिस मैकेनिज्म स्टार्ट। ऑलराइट, तो ये है रीपरफ्यूजन इंजरी।
तो देखो जैसे अगर हमारे हार्ट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है और वो क्लियर हो जाता है, या मतलब इन्फार्क्शन हुआ थ्रोम्बोटिक प्लेग की वजह से, और फिर क्या हुआ, अगर वो हट जाता है एंजियोप्लास्टी करते हुए, थ्रोम्बोलाइसिस करते हुए, तो रीपरफ्यूजन इंजरी झेलनी पड़ सकती है हमारे हार्ट को, है ना, एमआई तक हो सकता है। सेम ऐसे ब्रेन के साथ भी हो सकता है, इस्चेमिक अटैक हुआ ब्रेन में, ब्लड सप्लाई हैम्पर भी, और जब वो वापस से क्लियर हुई तो रीपरफ्यूजन की वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है। और सेम ऐसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी, है ना, हो सकता है, तो रिजेक्शन हो सकता है। तो अभी तक की वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, अप टू 8 पॉइंट्स। तो अब इसके बाद सेल डेथ, टाइप ऑफ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस, है ना, और इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस विद क्लिनिकल कोरिलेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड।